बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 इन दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 का नाम है वेव्स एंड साउंड। इस चैप्टर में आपने वेव्स पढ़ा कि वेव्स क्या होती हैं, वेव की मुख्तलिफ टाइप्स को आपने स्टडी किया, और उसके बाद आपने साउंड पढ़ा। साउंड में जो दो टाइप्स होती है, म्यूजिकल साउंड और नॉइस, उनमें जो म्यूजिकल साउंड होती है उसका करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा। तो अब उस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज को देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द वेव प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन एयर। अगर आपके पास एक वाइब्रेटरी बॉडी है और हवा में वो वेव प्रोड्यूस करती है, तो वो वेव्स कौन सी होती हैं? इसका तो बहुत ही क्लियर आंसर है जी। हमें पता है हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, हमने पढ़ा था। और जब इसके अंदर एक वाइब्रेटरी बॉडी को, जैसे कि एक आपके पास ये हो गया जी ट्यूनिंग फॉर्क, तो अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो ट्यूनिंग फॉर्क एक वाइब्रेटिंग बॉडी को अगर हम हवा में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हवा के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगा, रिलैक्स हो जाएंगी थोड़ी देर बाद, यानी कि ऐसे कंप्रेस हो जाएंगी एक रीजन के अंदर, वो कंप्रेस हो जाएंगी। और फिर जब अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगी तो अब कंप्रेशन बराबर में चला जाएगा, ये खुल जाएंगी। तो हमारे पास जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी को हम हवा में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास कुछ जगहों पर जो है वो कंप्रेशन पैदा हो जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स वहाँ पर क्लोज होते हैं एक दूसरे के। कुछ जगहों पे रेयर फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। तो अब ये जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वाली वेव होती है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि आपकी साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो जब आप हवा के अंदर एक वाइब्रेटिंग बॉडी को लेकर आते हैं तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती है। प्रोडक्शन ऑफ बीट्स इज ड्यू टू डैश ऑफ साउंड वेव्स। बीट का जो फिनोमेना होता है, बीट्स जो पैदा हो रही होती है साउंड वेव में, तो वो साउंड वेव के किस फिनोमेना की वजह से पैदा हो रही होती है? तो ये इंटरफेरेंस की वजह से पैदा हो रही होती है। अगर हमारे पास दो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ये वेव है, एक ये वेव है जी, इसकी हमने बनाई है जी ये, और एक अब मैं आपके सामने ग्रीन वेव बना रहा हूँ। देखिए स्लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, बस थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आ रहा है, थोड़ी सी वेव आगे पीछे है जी, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आ रहा है ये, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होता है, तो अगर हम इन दोनों वेव्स का, इन दोनों साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस कराते हैं तो फिर बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो बीट्स जो है दरअसल इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव ही है, साउंड वेव की इंटरफेरेंस ही है। बस फ़र्क क्या है जी कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव की, उनमें स्लाइट डिफरेंस पाया जाता है। तो बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू दी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। रेड से लगा देता हूँ इसके मार्क को, ठीक है जी, ये ए आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आपसे पूछा जा रहा है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम इज 10 हर्ट्ज। अगर आपके पास एक पेंडुलम है और उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आपको दी हुई है, द टाइम पीरियड विल बी। तो आपको टाइम पीरियड बताना है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टाइम पीरियड आपको बताना है। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, याद होगा, 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ दी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है जी 10। अब आप तो 1 को 10 से आप डिवाइड करें तो ये आएगा जी 0.1 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा जी? 0.1 सेकेंड। ये रहा ऑप्शन सी। साउंड वेव्स आर डैश। साउंड वेव्स कौन सी होती हैं? ये तो बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है, क्योंकि साउंड तो इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल्स के अंदर हमने पढ़ा है। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम कहते हैं ऐसी वेव्स को जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है और वेव की डायरेक्शन दोनों एक ही पैरेलल होती है। और साउंड वेव भी कुछ इसी तरह की होती है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है और वेव की डायरेक्शन दोनों पैरेलल होती हैं। लिहाजा साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 5। द स्पीड ऑफ साउंड एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल आपके पास टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर है, तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में साउंड की स्पीड जो है वो क्या होगी? तो इसका जवाब है जी, इसको याद कर लेगा, वैल्यू को 336 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली टेम्परेचर और प्रेशर अगर आपके पास मौजूद होता है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 336 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं जी द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है। हमने ये बात की थी, हमने शायद इसका जो है लेंथ कैलकुलेट भी किया एक न्यूमेरिकल में, टाइम लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। तो हमने बताया था सेकंड पेंडुलम ऐसे पेंडुलम को कहा जाता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। 2 सेकंड, 2 सेकंड होता है एक सेकंड पीरियड, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू डैश। साउंड वेव इनमें से किस में से गुजर नहीं सकती? हम जानते हैं कि साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी कि साउंड वेव को क्रॉस करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो।
तीनों मीडियम से साउंड ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। हाँ, स्पीड में फ़र्क होता है, गैसेस के अंदर बहुत कम स्पीड होती है, वाटर में थोड़ी, लिक्विड में ज़्यादा होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की। बट इन केस ऑफ वैक्यूम, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान बीच में वैक्यूम है, साउंड ट्रैवल नहीं करता। तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, एक डिस्टर्बेंस की शक्ल जो कि एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है ड्यू टू पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। किस वजह से? मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेटरी मोशन अगर शो कर रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, तो डेफिनेशन है वेव मोशन की। हमने पढ़ा है कि जी अगर हम एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर दें, जिससे आपकी ये डिस्टर्बेंस उस मीडियम में ट्रैवल करना शुरू कर जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? ये वेव है, और वेव के मोशन को हम कहते हैं वेव मोशन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम, अगर एक पेंडुलम की लेंथ को आपने 4 गुना कर दिया, इट्स टाइम पीरियड विल बिकम डैश, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा? लेंथ आप जो है वो 4 गुना कर रहे हैं, आपसे टाइम पीरियड का पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा। अगर हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले को देखें तो t इज इक्वल टू 2 पाई, पेंडुलम की बात हो रही है ना, लिहाजा पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, ये टाइम पीरियड होता है। अब हमसे कहा जा रहा है जी लेंथ को कर दो आप कितना? 4 टाइम, 4 गुना। तो चले जी कर देते हैं 2 पाई अंडर रूट, लेंथ को ये L स्टैंड फॉर लेंथ, तो लेंथ को मैंने ये देखे 4 गुना कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हो गई 4 टाइम्स। ठीक है ना, मैंने लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ इट इज 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय जी। तब मुझे यहाँ का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, ये इसको मैं टी बार कह लेता हूँ। अब ये टाइम पीरियड मुझसे पूछा जा रहा है कि ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अगर आप लेंथ को 4 गुना करते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जी, इस 4 का स्क्वायर रूट निकाल के इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है जी, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, और ये आ गया 2 बाहर। ठीक है, बाकी सब चीज़ों को हमने नहीं छेड़ना है, मैंने सिर्फ क्या किया, इस 4 का स्क्वायर रूट था ना, मैंने 4 का स्क्वायर रूट निकाला, 2 होता है, और मैंने 2 करके बाहर, बाकी सब क्या बचा थी उसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी, यही बचा ना। तो मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर रूट निकाला, 2 आंसर आता है, 2 बार, बाकी 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी वो मैंने रख दिया, और ये 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी ये क्या होता है? ये टाइम पीरियड होता है। तो इसकी जगह हमने ओरिजिनल टाइम पीरियड डाल दिया, तो हमारे पास टाइम पीरियड देखें क्या हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम पीरियड का 2 का मतलब क्या हो गया? ट्वाइस। तो हमारे पास अगर हम लेंथ को 4 गुना करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाता है? वो डबल हो जाता है, ट्वाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा जी ट्वाइस। अगला एमसीक्यूज है जी, इन ट्रांसवर्स वेव में द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड डैश। ट्रांसवर्स वेव में हमें पता है जी क्रेस्ट ट्रफ होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमें पता है जी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? चले जी इसको ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने ट्रांसवर्स वेव पढ़ी है जी, ये होती है ट्रांसवर्स वेव, ये क्रेस्ट है जी, ये क्रेस्ट है जी, ये क्रेस्ट है जी, ये ट्रफ है जी, ये ट्रफ है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये दो लगातार कंसेक्यूटिव, ये जो दो क्रेस्ट है ना, इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, या फिर दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? तो वेव की टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है, इसको हम कहते हैं वेव लेंथ, लैम्डा से इसको हम डिनोट करते हैं, दैट इज वेव लेंथ। साउंड वेव इज द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव डैश, साउंड वेव सक्सेसिव किस शक्ल में साउंड वेव पैदा हो रही होती है? अभी आपको बताया है जी, जब वो पहला एमसीक्यू सॉल्व किया था, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं हवा में जो है, अगर आप वाइब्रेटिंग बॉडी को इंट्रोड्यूस करें तो कंप्रेशन रेयरफैक्शंस पैदा हो रहे होते हैं, इसको आप साउंड वेव कह रहे होते हो। तो साउंड वेव जो है वो क्या होती है? इज मेड अप ऑफ कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज, सॉलिड के अंदर साउंड की रफ्तार क्या होती है? तो ये मैंने आपको बताया है जी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो है वो रफ्तार होती है, हाईएस्ट रफ्तार जो है वो सॉलिड के अंदर होती है। फिर थोड़ी सी कम रफ्तार जो है आवाज़ की वो लिक्विड में होती है, और सबसे कम रफ्तार जो है वो गैसेस में होती है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में थोड़ी सी कम, गैस में सबसे कम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड से ज़्यादा होती है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज। अब हम आते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। कितने न्यूमेरिकल्स हैं इसके? 22 हैं जी एमसीक्यूज। तो प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर के एमसीक्यूज को देख लेते हैं जी।
सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है जी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ विल बी। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जा रहा है एक लेंस, एक मिरर का, सॉरी मिरर वाला चैप्टर है ये। तो एक मिरर का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जा रहा है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपसे पूछी जा रही है। तो हम जानते हैं जी कि फोकल लेंथ जो है उसको अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी आधा कर देते हैं, तो वो फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को यानी कि 20 को डिवाइड कर दें आप 2 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, ये याद रख लिएगा कि जो फोकल, ये फॉर्मूला याद रख लिएगा, बताया हुआ भी आपको। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं जी, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम वाम कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी क्वेश्चन नंबर 2, इफ क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आप जानते हो जी और इमेज डिस्टेंस को कहते हैं। पी इज इक्वल टू 3 मीटर, अच्छा ये मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर ही होगा। हाँ ठीक है जी, क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन मिरर की बतानी है। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, एक जो है वो हाइट से रिलेट होता है, एक जो है वो डिस्टेंस से रिलेट होता है। यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं जी, क्यू अपॉन पी, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमें 6 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमें 3 दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करें तो 2 आंसर आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी जी, ट्वाइस, डबल, ये है जी सेकंड ऑप्शन। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं, इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, अगर आपके स्फेरिकल मिरर की अंदर वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है जी, वो आपके लाइटों को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उस मिरर को हम क्या कहते हैं। हमने पढ़ा है जी 2 टाइप के मिरर, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ठीक है जी, एक ऐसा लगा लेते हैं, इसमें ये बाहर वाली साइड पॉलिश हुई भी होती है और ये जो अंदर वाली साइड है ये रिफ्लेक्टिंग होती है, लाइट इससे टकराएगी और बैंड हो जाएगी। इस मिरर को हम कह रहे होते हैं कॉनकेव मिरर। जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है जी, ऐसा मिरर होता है जिसके अंदर जो अंदर वाली साइड है वो पॉलिश हुई भी होती है और ये जो बाहर वाली साइड है, अब ये बाहर वाली साइड कहलाएगी, ये रिफ्लेक्टिंग होती है, लाइट इससे टकराती है, बैंड हो जाती है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है जी, तो ये ध्यान में रख लिएगा, कॉनकेव के अंदर इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, जबकि कॉन्वेक्स के अंदर आउटर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा है, कहाँ है ये रहा, इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, जो ये ऊपर वाला हो गया, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है जी, तो कॉनकेव मिरर इसका आंसर हो गया। अब फिर दोबारा मैग्निफिकेशन का सवाल आया हुआ है जी, पी आपको दिया हुआ है 15 और क्यू आपको दिया हुआ है 30। ठीक है जी, इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे, क्यू आप 30 रखोगे, नीचे आप जो है पी की जगह 15 रखोगे, डिवाइड करोगे, अगेन 2 आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर गिव अ रियल इमेज, आपको नीचे जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा मिरर जो है वो आपको, एक जगह आई भी दिया हुआ है, 3 मिरर और एक आई दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सी चीज़ आपको रियल इमेज नहीं देती, नेवर गिव रियल इमेज। अब यहाँ पर गलती है जी, एक छोटी सी गलती है, लेट मी रब दिस थिंग देन, यहाँ एक छोटी सी गलती है जी। क्या गलती है, हमसे कह रहे हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर गिव अ रियल इमेज, यानी हमेशा वो वर्चुअल इमेज देगा, कभी भी वो नेवर गिव रियल इमेज, कभी भी वो रियल इमेज नहीं देगा, हमेशा वो वर्चुअल इमेज देता है। अब यहाँ प्लेन मिरर भी आ सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी आ सकता है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि प्लेन मिरर भी हमेशा आपको एक वर्चुअल इमेज बना के देता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा आपको एक वर्चुअल इमेज बना के देता है। जबकि कॉन्केव का मामला क्या है, कॉन्केव आपको हमेशा रियल इमेज बना के देता है, लेकिन अगर आप लेंस और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फिर वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ तो कह रहे हैं नेवर गिव, कभी भी रियल इमेज नहीं देगा, तो कभी भी रियल इमेज तो भाई 2 ही चीज़ें, एक प्लेन मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में हमेशा हमेशा जो है वो वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन में मिस्टेक्स होगी। आते हैं जी अगले एमसीक्यूज पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, अ वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम अ डैश। ये एक आपको एक इमेज की करेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं, आपको पूछा जा रहा है कि बताओ ये इमेज किस मिरर से बनता है। वर्चुअल मतलब हो गया झूठा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होगा, और डिमिनिश का मतलब होता है छोटा। तो वर्चुअल इमेज तो हमें पता है जी प्लेन मिरर बनाता है, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से प्लेन मिरर बनाते हैं, तो प्लेन मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज, और एक कॉन्वेक्स मिरर। इरेक्ट जो है वो भी जाहिर बात है, जब वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट भी ये दोनों ही बना रहे होते हैं, जबकि डिमिनिश जो है वो ये बनाता है। प्लेन मिरर, डिमिनिश मतलब छोटा, प्लेन मिरर जो आपका इमेज बनाता है वो सेम इन साइज होता है। तो इस 3 करेक्टर्स में से वर्चुअल और इरेक्ट प्लेन मिरर में भी पाए जाते हैं, बट डिमिनिश इज नॉट ऑफ द प्लेन मिरर्स करेक्टर।
डिमिनिश जो आपका प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज़ का इमेज बनाता है। तो करेक्ट आंसर है जी कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जब भी इमेज बनाएगा तो वो एक वर्चुअल इमेज होगा, सीधा इमेज होगा, वर्चुअल तो सीधा ही होता है, और डिमिनिश होगा, साइज से बहुत छोटा होता है। द इमेज फॉर्म बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ये वही सवाल आ गया जी कि इमेज जो है, बस वर्डिंग चेंज है, इमेज अगर एक बनता है किस मिरर से आपका इमेज बन रहा है, जो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर होगा। तो अगेन भाई ये वही जवाब है जी इसका, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा जो है वो एक प्लेन, स्मॉल और इरेक्ट, सॉरी वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनता है। अगला एमसीक्यू देखते हैं जी, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर विल बी डैश। अगर आप एक प्लेन मिरर से इमेज बना रहे होते हो तो वो क्या होता है, ये भी मैंने आपको अभी बताया कि प्लेन मिरर जब आपका इमेज बनाता है, करेक्टरिस्टिक याद रख लें, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पर रियल नहीं होता, इन्वर्टेड नहीं होता, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग। ये मैंने आपको ये बताया हुआ, देखे जी आपको बताया था कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो मिरर की आउटर सरफेस है, ये देख लें आउटर सरफेस, बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो फिर हम उसके मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स। ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव मिरर पास आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू डैश। अगर आपके पास एक कॉन्केव मिरर है जी, ये आ गया कॉन्केव मिरर, ठीक है, अंदर वाली सरफेस जो है, इनर सरफेस वो रिफ्लेक्टिंग है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। क्या कह रहे हैं जी, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जितनी भी रेज आपकी इस मिरर से टकरा रही होंगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी, ऐसे पैरेलल, ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रेज आपके पास है जी, रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। तो देख ले, दो लाइट मैंने बनाई है, दो रेज दोनों पैरेलल है। फॉल ऑन अ कॉन्केव मिरर, जब वो कॉन्केव मिरर से टकराती हैं, पास आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद किस जगह से वो गुजरती है। तो इसका जवाब हमने दिया हुआ है, पढ़ा भी हमने, इमेज फॉर्मेशन भी देखी है कि जब एक कॉन्केव मिरर से जब पैरेलल रे टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से गुजर रही होती है उसको हम कह रहे होते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ। ये वाली रे भी प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, ये वाली रे भी प्रिंसिपल फोकस से। जितनी भी पैरेलल लाइट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्रॉस करके प्रिंसिपल फोकस को जाती है। तो आंसर है इसका जी ये रहा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला था ना 10। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं जी, दो है, सीधी सी बात है। एक है जी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल्स ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल दे ऑल लाइन द सेम प्लेन, और दूसरा है जी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। According to first law of reflection, the relation of angle of incidence and the angle of reflection, वही रिफ्लेक्शन के जो दो लॉ है उसमें से पहले लॉ के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होते हैं, लेस देन होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं, क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया इक्वल होते हैं। दोनों एंगल्स जो है वो आपस में क्या होंगे, दे आर इक्वल। जितना एंगल, जितनी एंगल से लाइट टकराएगी उतनी ही एंगल से लाइट जो है वो बाउंस बैक हो जाती है। 13, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ की तो बात हो गई, अब सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कहाँ लाए कर रही होती हैं, दे लाए ऑन द सेम प्लेन। तो ये दोनों लॉस के हवाले से एमसीक्यूज हो गए। द सेंटर और अ स्फेरिकल ग्लास शीट हुज पोर्शन इज मेड कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड डैश। ये क्या पूछ रहे हैं जी कि आपके पास, अगर आपके पास एक सर्किल है जी और आपके पास उस सर्किल का एक सेंटर है, ठीक है, आपने इस सर्किल के पोर्शन से आपने कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस बनाया हुआ है। जैसे आपने इतना पोर्शन ले लिया, इतना पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को लेके आपने यहाँ बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दिया, अंदर वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो गई, ये बन गया कॉन्केव मिरर। तो अगर आपके पास एक स्फेयर है, उसका एक सेंटर है, और आपने उस स्फेयर के एक टुकड़े से एक स्फेरिकल मिरर बना लिया, तो अब ये जो सेंटर है ना, ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो जबर वर्डिंग देख लें, कहाँ है ये रहा, द सेंटर और स्फेरिकल, सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास, ये ऑफ वर्ड होगा, सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास, एक स्फेयर का सेंटर, हुज पोर्शन, जिसका पोर्शन जो है इस मेड कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर, जिसके पोर्शन से आपने कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर बनाया हुआ है। तो अगर आपके पास एक स्फेयर है, उसका सेंटर क्या कहलाता है, अगर हमने उसके स्फेयर के कुछ पोर्शन से कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर मिलाया हुआ होता है तो हम उसको कह रहे होते हैं जी कि वो है, कहाँ गया ऑप्शन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से इसको डिनोट किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर सेंटर से लेंस तक का जो फासला है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास शीट हुज पोर्शन इज मेड कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड डैश। अब वही बात आ गई है, ये आपके पास ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो आपके पास स्फेयर है, इसका जो रेडियस होता है ये क्या कहलाता है? द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास हुज पोर्शन इज मेड कॉनकेव। ये जो आपके पास स्फेरिकल ग्लास है, जो स्फेयर है, इसका रेडियस क्या कहलाएगा जिससे आपने ये पोर्शन बनाया? अभी आपको जवाब दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ है? ये रहा। द रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ मिरर appear to converge or appear to diverge at a single point is called dash। एक रे ऑफ लाइट जारी होती है और मिरर से टकराने के बाद अगर वो एक ही पॉइंट से गुजर रही होती है या एक पॉइंट से मुड़ती हुई नजर आ रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने देखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज अगर जारी होती है टकराने के बाद किस पॉइंट से गुजर रही होती है, तो उस पॉइंट को हम कह रहे होते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज डैश। एक कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है? रियल होता है, वर्चुअल होता है, बिग होता है या स्मॉल होता है? तो रियल होता है, रियल होता है जी। कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है। ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो फॉर्मूला है वो क्या कहलाता है? अभी हमने यूज भी किया है जी, r/2 इज इक्वल टू f। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करो, फोकल लेंथ आ जाती है। द मिनिमम नंबर ऑफ अ रे फॉर इमेज फॉर्मेशन। एक इमेज फॉर्मेशन अगर आप कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की मदद से, अगर आपने इमेज बनानी होती है तो कम से कम कितनी रेज ली जाती है? हमने देखा था, बताया था, कम से कम 2 रेज ली जाती है, ताकि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ हम कहेंगे कि वहाँ जो है वो इमेज बनता है। तो कम से कम हमें 2 रे लेनी होंगी ताकि उन दोनों रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें मिल जाए, और वहाँ पर क्या बनता है? फिर वहाँ पर इमेज बनता है। A ray of light incident on the spherical mirror through C is dash। अब C से अगर एक लाइट आ रही होती है, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने अगेन, ठीक है जी, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये कह रहे हैं जी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही हो, जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये ना लाइट इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस थ्रू C, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही होती है तो ये टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाती है, यानी ये ऐसे आई, टकराई और ऐसे ही गुजर गई, ठीक है। तो इसका आंसर है रिफ्लेक्ट बैक थ्रू सी, सी से ही गुजर जाती है, याद रखिएगा ये। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर थ्रू एफ। अब ये एफ के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, आपके सामने एक स्फेरिकल मिरर मौजूद है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब लाइट एफ से गुजर रही होती है तो ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो 3 बातें हो गई हैं, तीनों बातें आ गई हैं। अगर आपके पास ये एक स्फेरिकल मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है, ये सी है, तो अगर आपके पास एक एमसीक्यूज में आया था कि पैरेलल रे होती है तो वो मिरर से टकराकर एफ से गुजरती है, एक ये रे हो गई। दूसरी रे क्या आई कि अगर ये अभी इस एमसीक्यूज में आई है कि अगर एफ से गुजर रही होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। और तीसरी क्या आई जी, सी से गुजरने वाली, कि अगर आपके पास एक रे ऑफ लाइट है जो सी से गुजर रही होती है तो वो ऐसे गुजर रही होगी और रिफ्लेक्ट भी इसी पाथ से हो जाएगी, इसी सी से गुजर जाती है। तो ये 3 रे के पाथ नोट कर लिएगा। तो एफ से गुजर रही होती तो वो क्या होता है जी, वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। सबसे आखिरी एमसीक्यूज में आपसे मिरर फार्मूला पूछा है जी, आपको बहुत पता है जी, तो इसकी जो डेरिवेशन भी हमने की है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये हो गए आपके पास चैप्टर नंबर 13 के भी एमसीक्यूज। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मजीद आगे के चैप्टर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।